एक बंद दरवाजे के पीछे होने का वो सुरक्षित एहसास, और फिर वो एक आवाज जो सब कुछ बदल देती है। आज हम उसी डर को परत दर परत समझने वाले हैं। वो डर जो तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि कोई बाहर है। ये सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है ना? असल में ये सिर्फ एक आवाज नहीं होती, ये एक अंदेशा होता है, एक अनिश्चितता, ये एहसास कि हमारी सुरक्षित दुनिया में कोई घुसपैठ करने वाला है। देखिए, हमारा घर एक किले जैसा होता है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी कोई जगह नहीं, ये हमारी अपनी दुनिया है। और जब उस दुनिया की दीवारों पर कोई खतरा मंडराता है, तो हमारे अंदर का सबसे पुराना, सबसे गहरा डर जाग जाता है। तो चलिए अपनी पहली केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी एक ऐसे माहौल में शुरू होती है जिसे हम शायद सबसे सेफ मानते हैं, एक शांत सा शहर। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कभी-कभी सुरक्षा का ये एहसास एक खतरनाक भ्रम भी हो सकता है। तो हुआ ये कि शाम 7 बजे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक 12 साल का बच्चा घर पे अकेला था और उसने पिज्ज़ा ऑर्डर किया। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद 7:30 बजे डिलीवरी वाला एक ऐसा अजीब सवाल पूछता है कि पूरा माहौल बदल जाता है। फिर कई घंटे बीत जाते हैं। रात के 11 बजे एक अजनबी मदद के बहाने दरवाज़ा खटखटाता है और कुछ ही मिनटों में घर के अंदर से कदमों की आवाज़ आती है। घुसपैठिया अब अंदर है। 11:10 पर वो बच्चे के बंद बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। सोचिए कैसे एक आम सी शाम कुछ ही घंटों में एक डरावने सपने में तब्दील हो गई। और बस यही वो पल है, यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। ये अब एक मामूली पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं रही, ये एक तरह का टेस्ट था। घुसपैठिया जानकारी निकाल रहा था, ये देख रहा था कि शिकार कितना कमज़ोर है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। खतरा हमेशा टूटे दरवाजे से नहीं आता। इस केस में खतरे की शुरुआत एक सीधे साधे सवाल से हुई। घुसपैठिया सीधे हमला नहीं कर रहा था, वो तो बस जानकारी जुटा रहा था, सही मौके से पहले कमजोरी का पता लगा रहा था। और ये हमें दिखाता है कि कैसे खतरा धीरे धीरे बढ़ता है। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये एक पूरी प्रक्रिया थी, एक मनोवैज्ञानिक खेल जिसमें पहले पीड़ित को बातों में उलझाया गया और फिर उसकी सबसे सुरक्षित जगह पर धावा बोला गया। घर के अंदर उन कदमों की आहट की कल्पना करना भी कितना डरावना है। चलिए अब दूसरी केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। माहौल बिल्कुल बदलने वाला है। हम एक शहर के घर से निकलकर एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो बिल्कुल अलग थलग है, जहां मीलों तक कोई दूसरा घर नहीं है। इस कहानी को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ये एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है हमारे शरीर का, एक अलार्म सिस्टम जो तब बज उठता है जब हमारा दिमाग खतरे को भांप लेता है, भले ही हमारी आंखें उसे देख ना पा रही हों। अब देखिए, इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि खतरा दिखाई देने से बहुत पहले ही महसूस हो गया था। ये बस एक अजीब सी बेचैनी थी, वही लड़ो या भागो वाली फीलिंग जो बिना किसी वजह की शुरू हो गई। ये शरीर का दिमाग को बताने का तरीका था कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और फिर खतरा सामने आ जाता है। जरा इस विवरण के बारे में सोचिए। यह सिर्फ कोई इंसान नहीं है, उसके चेहरे पर उसका इरादा साफ साफ दिख रहा है। वो मुस्कान और वो आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं, वो डराने के लिए हैं। पहली कहानी से बिल्कुल अलग, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये तो मनोवैज्ञानिक आतंक का एक लंबा अभियान था। एक आदमी चाकू लेकर कांच खटखटाता है, फिर हफ्तों तक फर्श के नीचे से थपथपाने की आवाजें आती हैं, फिर बर्फ में घर के चारों ओर पैरों के निशान मिलते हैं जो हर एक खिड़की पर जाकर रुकते हैं। ये सब कुछ पीड़ित को ये बताने के लिए किया गया था कि उस पर लगातार नजर रखी जा रही है, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आखिरकार ये सब एक आमने सामने के टकराव पर जाकर खत्म हुआ। हमारी आखिरी केस स्टडी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां लोग आमतौर पर आराम करने और अपनी परेशानियों से दूर जाने के लिए जाते हैं, एक किराए का कैबिन। लेकिन कभी-कभी जब हम भागने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को और भी बड़े खतरे में डाल देते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे आतंक धीरे धीरे बढ़ा। पहली रात सुबह के 4:15 बजे एक आदमी खिड़की पर थपथपाता हुआ दिखता है, एक बाहरी खतरा। सुबह केबिन के चारों ओर नंगे पैरों के निशान मिलते हैं। लेकिन दूसरी रात 3:30 बजे वही आदमी किचन के अंदर मिलता है। और सबसे डरावनी बात, दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया था, बस खोला गया था। मतलब खतरा बड़ी आसानी से अंदर आ गया था। और यही बात इस कहानी को इतना भयानक बनाती है। और यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है।
उन लोगों ने सोचा कि दरवाजे बंद करके वो सुरक्षित हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि घुसपैठिया बिना किसी जोर जबरदस्ती के अंदर आ गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके ताले, उनकी सारी सुरक्षा बेकार थी। एक सुरक्षित जगह का जो भ्रम था वो पूरी तरह से टूट चुका था। तो अब जब हमने इन 3 अलग-अलग मामलों को देख लिया है, तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और इन सब को जोड़कर देखते हैं। क्या इन कहानियों में कोई कॉमन पैटर्न है? घुसपैठियों के बर्ताव में क्या कोई तरीका नजर आता है? जब हम इन सभी तरीकों को एक साथ देखते हैं तो एक साफ रणनीति उभर कर सामने आती है। ये कोई आंख बंद करके की गई हिंसा नहीं है, ये एक सोची समझी शिकारी जैसी हरकत है। ये लोग पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं और फिर हमला करने के लिए सही पल का इंतजार करते हैं। ये टेबल हमें इन मामलों की तुलना करने में मदद करती है। देखिए, लोकेशन तीनों की बिल्कुल अलग है, शहर के घर से लेकर दूर दराज के कैबिन तक। शुरुआती संपर्क का तरीका भी अलग था, कहीं एक सवाल से बात शुरू हुई तो कहीं घुसपैठिया सीधे नजर आ गया। लेकिन हर मामले में एक शिकारी शामिल था जो एक सुरक्षित जगह में घुसपैठ करना चाहता था, और हर पीड़ित ने अपने हालात के हिसाब से अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। किसी ने मदद बुलाई तो किसी ने भागने में ही भलाई समझी। ये समानताएं और अंतर दोनों ही बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इन भयानक कहानियों से आखिर क्या सीखा जा सकता है? क्या ये सिर्फ डरने के लिए हैं या इन अनुभवों में कोई गहरा सबक भी छिपा है? चलिए हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हम दूसरी कहानी के इस कोड पर वापस आते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक चेतावनी थी। ये शरीर का वो पुराना अलार्म सिस्टम था जो खतरे का सिग्नल दे रहा था, इससे पहले कि आंखें उसे देख पाती। तो सबसे बड़ा सबक यही है, हर एक केस में, चाहे वो पिज्जा डिलीवरी वाले का अजीब सवाल हो या जंगल में देखे जाने का एहसास, पहला अलार्म कोई ठोस सबूत नहीं था, वो था अंतर्ज्ञान यानी गट फीलिंग। ये कोई सोचा समझा विचार नहीं था, बल्कि एक गहरी अंदरूनी आवाज थी जो कह रही थी कुछ ठीक नहीं है। तो इस जानकारी को हम असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये 4 कदम डर को एक ताकतवर हथियार में बदल सकते हैं। अपनी गट फीलिंग को पहचानिए, सबूत तलाशिए, खुद को सुरक्षित कीजिए और मदद के लिए आवाज लगाइए। ये एक ऐसी सुरक्षा रणनीति है जो सीधे इन अनुभवों से निकलकर आई है। आखिर में, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनाई गई डरावनी कहानियां नहीं हैं। ये हमें चेतावनी देती हैं और हमारे अंदर मौजूद एक बहुत शक्तिशाली टूल की याद दिलाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कभी-कभी जो हम महसूस करते हैं वो उतना ही जरूरी होता है जितना कि वो जो हम देखते हैं। और यही वो सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। उस धीमी सी आवाज में, उस अचानक उठने वाली सिहरन में शायद जिंदा रहने का एक बहुत ताकतवर तरीका छिपा है। सवाल बस इतना है कि जब वो आवाज कुछ कहती है तो क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार होते हैं?